गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम करेंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, अंत में आपको इस वीडियो के बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। तो दोस्तों, पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों, पंजाब के संगरूर नामक स्थान पर किया गया है। कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 220 करोड़ का निवेश किया गया है। दोस्तों, इसकी जो क्षमता है प्रतिदिन की वो है 6 टन, यानी इसमें अभी वर्तमान में 6 टन बायोगैस का उत्पादन होता है प्रतिदिन। और इससे होगा क्या, यानी कि इस कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का फायदा क्या होने वाला है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ठंडियों के दिनों में होता क्या है कि जब किसान पराली जलाते हैं पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अब होगा क्या कि इस बायोगैस संयंत्र के खुलने से जो पराली है उसका यूज बायोगैस बनाने में किया जा सकेगा। तो जो पराली की समस्या है उसको भी कम किया जा सकता है इस बायोगैस संयंत्र से। पंजाब की बात आई है तो पंजाब से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। लोक मिलनी योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो पंजाब राज्य से रिलेटेड है। दोस्तों, पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब का पहला जंगल सफारी कहां खोला गया है? तो होशियारपुर में खोला गया है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। किस पार्टी से रिलेटेड है? आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा सीटें कितनी है? 117 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 13 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7 हैं। तो यह है जानकारी पंजाब से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गांधीनगर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहां पर किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। तो गांधीनगर के अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। 10,000 करोड़ की कुल लागत से यह मिशन चलाया जा रहा है। कहां पर? गुजरात में। और इस मिशन को वर्ल्ड बैंक की भी सहायता प्राप्त है। दोस्तों, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि 14,500 पीएम श्री स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत क्या होगा कि 14,500 स्कूलों को फिर से रीडेवलप किया जाएगा, उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और जो मॉडल स्कूल हैं वो तैयार किए जाएंगे। ठीक है, किस योजना में? पीएम श्री योजना में। कब इसकी घोषणा की गई है? तो दोस्तों, 5 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, और अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसने पहला स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय खेलों में। अगले राष्ट्रीय खेल कहां होंगे दोस्तों? तो वो होंगे गोवा में। कहां होंगे? गोवा में। लोथल में समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि गुजरात का जो लोथल स्थान है वहां पर समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। गुजरात का जो एक डांस है जिसका नाम है गरबा डांस या गरबा नृत्य, तो इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। गांधीनगर में देश के पहले गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की शुरुआत की गई है।
दोस्तों बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी गुजरात से रिलेटेड आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है दोस्तों। 21 अक्टूबर 1959 को चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच झड़प होती है, जिसमें 20 सैनिकों पर चीन के सैनिकों के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें भारत के जो 10 सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं, यानी 20 सैनिकों पर गोलियां चलाई जाती हैं चीन के सैनिकों के द्वारा, और जिसमें से भारत के 10 सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो 10 सैनिक थे, इनका जो अंतिम संस्कार है ये पूर्वी लद्दाख में किया गया था, और फिर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। कब खोला गया था? 2018 में। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसरो अगले साल जून में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे किससे लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी LVM-3 से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। इसके अलावा इसरो अगले साल की शुरुआत में देश की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी गगनयान के लिए एवॉर्ट मिशन की परीक्षण की उड़ान की भी योजना बना रहा है। यानी कि जो इसरो है वो गगनयान के लिए एवॉर्ट मिशन की जो पहली परीक्षण उड़ान है उसकी भी योजना बना रहा है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर चंद्रयान 3 की बात आई है, तो चंद्रयान 2 की भी बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम क्या थे? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। 7 सितंबर 2019 को इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। ठीक है, बात आई है इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार किसने जीता है? IIT मद्रास ने। किसने जीता है दोस्तों? IIT मद्रास ने। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। इस पुरस्कार को कौन देता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जो बौद्धिक संपदा को मजबूत करने में योगदान प्रदान करते हैं। दोस्तों बौद्धिक संपदा क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हमारे दिमाग की जो रचनाएं होती हैं और जो आविष्कार होते हैं वही हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी बौद्धिक संपदा कहलाती है, जिस पर केवल हमारा ही कॉपीराइट होता है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ वो पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे कल के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अब ये सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। श्रीलंका के लेखक हैं सेहान करुणातिलका, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इन्हें 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। हैदराबाद ने कौन सा पुरस्कार जीता है, कौन सा अवार्ड जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है 2022 का। बैन वर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविको को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। याद रखना है ये तीनों अर्थशास्त्री जो हैं ये किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। फिर हैं चीन की गणतज्ञ यून किंग टेंग, तो उन्हें शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो फ्रांस की लेखिका हैं एनी एनॉक्स, तो उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम रिवाइज करते हैं प्रमुख सम्मेलन, उनका आयोजन कहाँ हुआ है और कब हुआ है।
ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है ये बाली इंडोनेशिया में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब होगा? नवंबर 2022 में होगा। SCO शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया। कब किया गया? सितंबर 2022 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ? चीन में हुआ। कब हुआ? जुलाई 2022 में। पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ है दोस्तों? श्रीलंका में। कब हुआ है? मार्च 2022 में। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ, जून 2022 में। सेकेंड लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो बाइडेन ने की थी और ये कब हुआ? दिसंबर 2021 में। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE के बीच हुआ और यह कब हुआ था? जुलाई 2022 में। COP26 सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2021 में। तो ये हैं दोस्तों 2022 के कुछ प्रमुख सम्मेलन, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर मिल जाएगा इसका PDF। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है स्टडी कर। जैसे ही आप सर्च करेंगे स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखना है। तो शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? यानी यह जो आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यता संबंधों के सदियों पुराने संबंध को फिर से खोजना। यानी कि जो तमिलनाडु और वाराणसी के बीच प्राचीन सभ्यता से लेकर आज तक जो संबंध हैं तो उन संबंधों को फिर से खोजना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। समाज के विभिन्न वर्गों के 2400 से अधिक तमिल लोग इन दोनों शहरों के द्वारा साझा किए गए प्राचीन ज्ञान से परिचित होने के लिए काशी का दौरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों शहरों का जो प्राचीनतम इतिहास है उसको जानने का प्रयास किया जाएगा इस आयोजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एडेल गिव हरून इंडिया फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरे हैं? तो भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं शिव नादार। कौन बने हैं दोस्तों? शिव नादार बने हैं। तो एडल गिव हरून इंडिया फिलॉन्थ्रोफी लिस्ट 2022 के अनुसार HCL के संस्थापक कौन है? शिव नादार। तो यह 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। यानी इन्होंने एक वर्ष में 1161 करोड़ रुपए का दान किया है। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है दोस्तों? विप्रो के अजीम प्रेम जी। इन्होंने 484 करोड़ रुपए का वार्षिक दान किया है, तो ये दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, 120 करोड़ रुपए के दान के साथ रोहिणी नीलेकड़ी देश की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें पुरुषों में तो सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं और ओवरऑल कौन बने हैं उदार व्यक्ति? तो वो बने हैं शिव नादार। और सबसे उदार महिला कौन बनी है? रोहिणी नीलेकड़ी। तो ये हैं दोस्तों भारत के टॉप 3 दानवीर। तो पहले स्थान पर हैं शिव नादार। तो इन्होंने कितना दान किया है एक वर्ष में? 1161 करोड़ रुपए। ठीक है, अजीम प्रेम जी ने कितना? 484 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर हैं और इन्होंने 411 करोड़ रुपए का दान किया है एक साल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो यह थे कहां? भारत में। दोस्तों जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 है तो इसमें यह कहा गया है कि भारत ने 2005-06 से लेकर के 2019-21 के बीच 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसके अलावा 2020 में 228.9 मिलियन लोग जो हैं वो भारत में गरीबी की श्रेणी में आते थे। यानी कि भारत में गरीब लोगों की संख्या 2020 में कितनी बताई गई है? 228.9 मिलियन।
और इसी के साथ 2020 में भारत में सबसे ज्यादा गरीब थे। देखिए दोस्तों, राज्यों का प्रदर्शन देख लेते हैं इस इंडेक्स में। तो 2015-16 में भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों की सूची जारी की गई थी, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। लेकिन इस बार जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें पश्चिम बंगाल बाहर हो गया है, यानी भारत के 10 सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी से पश्चिम बंगाल जो है वो अलग हुआ है। भारत के सबसे गरीब राज्य कौन है? तो 9 सबसे गरीब राज्य हैं कौन? तो पहला नंबर है बिहार का, फिर झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे तेजी से गरीबी में कमी गोवा में हुई है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और फिर राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों, गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक उप सहारा अफ्रीका में है, कितनी है? 589 मिलियन। इसके बाद साउथ एशिया में है, कितनी? 385 मिलियन। अगर हम दोनों क्षेत्रों को मिला दें तो इन दोनों क्षेत्रों में 83% गरीब रहते हैं पूरी दुनिया के। अगला प्रश्न है, किस देश ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता वापस ले ली है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर आप बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, इजराइल जो है वो अपनी राजधानी किसको मानता है? यरूशलेम को मानता है। लेकिन कुछ देशों के द्वारा इजराइल की राजधानी को तेल अवीव माना जाता है, यानी कुछ देश ये कहते हैं कि इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? तेल अवीव है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश था जो इजराइल की राजधानी को यरूशलेम मानता था, लेकिन अब उसने ये मान्यता फिर से वापस ले ली है और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया है कि इजराइल की कैपिटल क्या है? अब तेल अवीव है। हुआ क्या था कि 2018 में जो स्कॉट मॉरिसन की सरकार थी, यानी उस समय प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन थे, तो स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने 2018 में ये कहा था कि इजराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, लेकिन अब इस मान्यता को फिर से वापस ले लिया गया है। यहां पर आप देखिएगा, ये है इजराइल और ये है जेरूसलम। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर जेरूसलम पर इजराइल और फिलिस्तीन का दावा किया जाता है और इजराइल जो है वो जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानता है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है, यह विश्व कप कहां होगा? तो दोस्तों 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप है ये कहां होने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। ठीक है, और यह इसका 9वां संस्करण होगा। और दोस्तों फीफा की बात आई है तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी महासचिव कौन है? फातिमा सांबा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोक मिलनी योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दोस्तों आप वहां से हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।